हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मेरी स्टडी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं जिस लेवल का कंटेंट आपको दे रही हूँ ना, वो आपको यूट्यूब पर तो ढूंढने से नहीं मिलेगा। इतनी विस्तार पूर्वक मैं इतिहास को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही हूँ, तो आप उस लेवल को समझिए और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा उसे शेयर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखा करिए और नोट्स ज्यादा से ज्यादा बनाइए। और आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है, क्योंकि जैसे तथ्यों को मैंने लिखा है आप भी तथ्यों को डिट्टो वैसे ही लिख सकते हैं, सेम टू सेम वैसे ही लिख सकते हैं। तो नोट्स बनाने की भी कोई टेंशन नहीं, आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं। पर मेहनत आपको करनी है, मैं भी आपके लिए कर रही हूँ और आपको मेरे साथ साथ मेहनत करते रहना है। लास्ट दो वीडियोस में मैंने गुप्त साम्राज्य की स्टार्टिंग को पढ़ाया था कि किस प्रकार गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ, उसे बताया और उनके कुछ महत्वपूर्ण शासकों के बारे में मैंने चर्चा की थी। तो यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि पिछले वीडियोस को जरूर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखें तो आपके लिए बेहतर होगा। आज हम गुप्त साम्राज्य की वंशावली से प्रारंभ करेंगे कि कौन-कौन से शासक इस साम्राज्य में हुए, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले एक ओवरव्यू लेते हैं, उसके बाद हम मानचित्र देखेंगे और फिर हम आज की जो चर्चा है, जो टॉपिक है, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो सबसे पहले पढ़ते हैं गुप्त साम्राज्य। इसमें जो संस्थापक माना जाता है वो श्रीगुप्त को इस वंश का संस्थापक माना जाता है और लगभग 275 से 300 ईस्वी तक इसने शासन किया था। कई जगह पर इसका नाम गुप्त भी पता चलता है। इसके बाद घटोत्कच गुप्त ने शासन किया 300 से 319 ईस्वी तक, परंतु इसके बारे में इतिहासकारों से हमें ज्यादा जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना और इसे इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि स्वतंत्र रूप से गुप्त साम्राज्य की स्थापना करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम ही था और 319 से 335 ईस्वी तक इसने शासन किया था। इसके बाद हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। तो 335 से 375 ईस्वी तक इसने शासन किया समुद्रगुप्त ने, और ये समुद्रगुप्त वही है जिसने एक विशाल साम्राज्य को विजित करके हमारे सामने खड़ा किया और उस साम्राज्य पे उसने दक्षिण के क्षेत्रों को भी विजित किया, अपने आसपास के आर्यावर्त के क्षेत्रों को भी विजित किया, जैसी हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद रामगुप्त, जो इसका पुत्र था रामगुप्त, उसने शासन किया। इस रामगुप्त के शासन को लेकर थोड़ा संदेह बना हुआ है कि क्या ये राजा बना भी था या मात्र नाटकों में इसका वर्णन किया गया है। और इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय भी इसका पुत्र था जिसने शासन किया और ये एक महान शासक के रूप में बनकर हमारे सामने प्रकट हुआ। शकों का उन्मूलन करता कहा जाता है और इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। 375 से 414 ईस्वी तक इनका शासनकाल बताया जाता है। वही बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम इसके बाद शासक बना और 414 से 455 ईस्वी तक इसने शासन किया। अब ये कुमारगुप्त प्रथम के बारे में, स्कंदगुप्त के बारे में, इन शासकों के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। इसके बाद कौन शासक बना? तो कुमारगुप्त का पुत्र स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त ने क्रमशः शासन किया और ये जो स्कंदगुप्त था इसका शासनकाल 455 से 468 ईस्वी तक चला। पुरुगुप्त के पुत्र नरसिंहगुप्त और कुमारगुप्त द्वितीय ने भी शासन किया। इन तथ्यों का पता हमें इतिहासकारों के माध्यम से चलता है। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम का, ये जो कुमारगुप्त आप देख रहे हैं, कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र बुद्धगुप्त ने 475 से 495 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद बुद्धगुप्त के पुत्र भानुगुप्त ने 495 से 510 ईस्वी तक शासन किया। गुप्त वंश का जो अंतिम शासक है, जो ज्ञात अंतिम शासक बताया जाता है, वो विष्णुगुप्त को बताया जाता है। और इस विष्णुगुप्त का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो इस विष्णुगुप्त का उल्लेख हमें नालंदा से जो मुहर प्राप्त हुई है उन पर हमें इसका अंकन मिलता है और पता चलता है कि ये इस वंश का अंतिम शासक रहा होगा। हालांकि स्कंदगुप्त के बाद इनकी शक्ति थोड़ी कमजोर होगी, परंतु उसके बाद भी 100 वर्षों तक इनका गौरवशाली साम्राज्य स्थापित रहेगा और उस पर आज हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले हम एक बार मैप को जरूर देखेंगे। मैप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरी स्टडी के साथ अगर आप आए हैं तो मैं पूरा विस्तार से पढ़ाऊंगी और अच्छे से पढ़ाऊंगी, आपको कोई कंफ्यूजन रह ही नहीं जाएगा।
गुप्त साम्राज्य का क्षेत्र देखते हैं तो इधर सिंधु नदी से लेकर के नीचे नर्मदा नदी तक, उत्तर में हिमालय, इधर पूर्व में बंगाल की खाड़ी अर्थात बंगाल का जो क्षेत्र, पश्चिम में गुजरात का क्षेत्र, और उत्तर पूर्व में यदि हम बात करें तो उत्तर पूर्व में हिमालय और उत्तर पश्चिम में बात करें तो सिंधु नदी तक इनका क्षेत्र फैला हुआ था, जैसा हमें पता चलता है। कुछ जो क्षेत्र आप देख लीजिए, दशपुर का आज वर्णन मैं करूंगी, वहीं मंदसौर का वर्णन होगा और मालवा का वर्णन होगा कि यहाँ पर कौन सामंत था, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। तो इन क्षेत्रों को एक बार अच्छे से देख लीजिए। उसके साथ साथ वाकाटक वंश, जिसके साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित किया था किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और इसके बाद देखते हैं नीचे का क्षेत्र, ये दक्षिण का क्षेत्र, ये है दक्षिणापथ की विजय का क्षेत्र, जो किसने विजय की थी, ये विजय की थी समुद्रगुप्त ने, गंगों पर विजय की थी। वहीं पल्लवों की बात करें, चोल की बात करें, पांडे की बात करें और चेर की बात करें, ये इनके क्षेत्रों से बाहर के थे और इन पर इन्होंने विजय नहीं की थी। कलिंग भी इनके बाहर का क्षेत्र था। नीचे हम देखते हैं सिंघल प्रदेश अर्थात श्रीलंका, अनुराधापुर, ये सभी क्षेत्रों को आप दिमाग में बसा लीजिए कि कहां पर कौन सा क्षेत्र है, कहां पर ताप्ती नदी है। तो अगर आपको भारत का मैप नहीं पता है तो ये फिर बहुत आपके लिए एक अजीब बात हो जाएगी कि आप भारत में रहते हैं और आपको भारत के क्षेत्रों की स्थिति नहीं पता है। तो इसीलिए मैप प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी तक एटलस नहीं खरीदा है तो तुरंत खरीदिए और भौगोलिक क्षेत्र जो भी हैं चारों तरफ फैले हुए हैं उन्हें जरूर देखिए। तो अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं गुप्त साम्राज्य पर। गुप्त साम्राज्य, उसमें आज हम किस पर चर्चा करेंगे, कुमार गुप्त पर आज हम चर्चा करेंगे। कुमार गुप्त जो एक महान शासक हुआ गुप्त साम्राज्य का, और ये किसका पुत्र बताया जाता है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का पुत्र बताया जाता है। और कहते हैं कि कुमार गुप्त प्रथम महेंद्रादित्य जो है इसकी उपाधि थी, और फिर इसने शासन अपना प्रारंभ किया। इसका शासनकाल का जो समय माना जाता है वो 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक माना जाता है। लगभग 41 वर्ष तक इसने शासन किया। और इसके बारे में जानकारी के जो स्रोत हमें प्राप्त होते हैं वो स्रोत हैं अभिलेख। अभिलेखों से हमें पता चलता है कि सांची का अभिलेख कहता है कि जब 412 से 13 ईस्वी के मध्य, ये 412 और 13 ईस्वी जब चल रही थी तो उस समय चंद्रगुप्त द्वितीय राजा था। परंतु बिलसड़ लेख कुमार गुप्त से ही संबंधित है। ये बिलसड़ लेख कहता है कि 415 ईस्वी में कुमार गुप्त राजा था। तो इससे तात्पर्य यह लगाया जा सकता है कि 414 ईस्वी में, कब, 414 ईस्वी में सत्ता का परिवर्तन हुआ और चंद्रगुप्त द्वितीय के स्थान पर राजा कौन बना, कुमार गुप्त राजा बना। अब कुमार गुप्त राजा था, इस बात की प्रमाणिकता कहां से सिद्ध होती है, तो इसके कुछ सिक्के, बहुतायत में इसके सिक्के मिले हैं, उनसे हमें इसकी प्रमाणिकता का पता चलता है। इसके साथ साथ सिक्कों व अभिलेखों से हमें यह भी पता चलता है कि कुमार गुप्त को उत्तराधिकार के रूप में एक बहुत विशाल साम्राज्य मिला था। जो साम्राज्य इसके पिता और पितामह ने विजित किया था, तो वो विशाल साम्राज्य इसे उत्तराधिकारी के रूप में मिला था। तो उस साम्राज्य को इसने 40 वर्षों तक शांति और समृद्धि के साथ में स्थापित रखा, बनाए रखा, और वहां की प्रजा को सुख और शांति के साथ जीवन यापन करने का अवसर प्रदान किया। ऐसा हमें इतिहासकारों के माध्यम से पता चलता है, अभिलेखों और सिक्कों के माध्यम से पता चलता है। तो जो इतना विशाल साम्राज्य था वो कहां से कहां तक फैला हुआ था, उसकी स्थिति देखते हैं कि ये उत्तर में हिमालय तक, पूर्व में बंगाल तक, पश्चिम में सौराष्ट्र अर्थात गुजरात तक, और वहीं दक्षिण में बात करें तो नर्मदा तक फैला हुआ था। सौराष्ट्र महाराष्ट्र का भी क्षेत्र, इसमें गुजरात और महाराष्ट्र का सम्मिलित क्षेत्र था, उसको सौराष्ट्र कहा जाता था। तो ये इन सभी स्थानों पर इनका आधिपत्य बताया जाता है, अर्थात कुमारगुप्त प्रथम का आधिपत्य बताया जाता है। उसके साथ साथ में जिस दशपुर की अभी मैंने आपके साथ चर्चा की थी मानचित्र में, उस दशपुर के बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि दशपुर जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता था, पश्चिम मालवा में पड़ता था, मंदसौर का क्षेत्र, यहाँ का सामंत बंधुवर्मन था। कौन? बंधुवर्मन। और ये इसके शासन काल में यहाँ का सामंत बताया जाता है। सामंत जो है
वही इनके पतन का कारण बनेंगे। इसका कारण क्या रहेगा कि सामंतों का वर्चस्व आगे चलकर इतना ज्यादा हो जाएगा कि यही सामंत अपने अधिकार को ज्यादा अपना अधिकार जताने लगेंगे, और जब ज्यादा अधिकार जताने लगेंगे तो ये इनके पतन का कारण बनकर उभरेंगे। आगे हमें पता चलता है कि जो वर्षों से कराया जाने वाला अश्वमेध यज्ञ था, जो इसके पूर्वजों ने भी कराया, तो पता चलता है कि इसने भी अश्वमेध प्रकार के सिक्के जारी किए थे, अश्वमेध प्रकार के सिक्के, और इससे पता चलता है कि इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया होगा। परंतु अश्वमेध यज्ञ के पीछे जो कारण होता था, कहते हैं कि जब विजय करते थे किसी क्षेत्र पर तो अश्वमेध यज्ञ कराया जाता था, परंतु इसके द्वारा की गई किसी विजय का वर्णन हमें किसी भी अभिलेख या सिक्कों से नहीं पता चलता है। तो अश्वमेध यज्ञ क्यों कराया? ये भी हो सकता है एक कारण कि शायद ये आसपास के क्षेत्रों पर अपनी शक्ति को दिखाना चाहता था, इसलिए इसने ये अश्वमेध यज्ञ कराया। या हो सकता है कि इसने किसी क्षेत्र को विजित किया हो जिसका वर्णन इतिहासकारों ने नहीं किया। आगे हम देखते हैं कि इसके शासनकाल की एक महत्वपूर्ण घटना उभरकर हमारे सामने आई कि जब ये शासन कर रहा था उसी समय पुष्यमित्रों का आक्रमण इसके शासनकाल में हुआ। और इसका पता हमें कहां से चला? इसका पता हमें भीतरी स्तंभ लेख से चलता है। भीतरी स्तंभ लेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से संबंधित है। स्कंदगुप्त जो इसका पुत्र है। तो भीतरी स्तंभ लेख से कुमारगुप्त के शासनकाल में पता चलता है कि पुष्यमित्रों ने आक्रमण किया था और पुष्यमित्रों के साथ इसका संघर्ष हुआ था। अब कहते हैं कि जब कुमारगुप्त ने आक्रमण किया उस समय ये जो कुमारगुप्त के शासनकाल में जब पुष्यमित्रों ने आक्रमण किया तो कहते हैं कि ये बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, कमजोर शासक हो चुका था। तो ऐसी परिस्थिति में ये तो तलवार उठाएगा नहीं कि ये स्वयं जाकर के लड़ने लग जाए, बूढ़ा हो चुका है तो वो तो लड़ नहीं सकता। तो ऐसी परिस्थिति में उसने अपने पुत्र को क्या किया? स्कंदगुप्त को भेजा कि जाओ अब तुम युद्ध लड़ो। तो स्कंदगुप्त एक सेनानी की भांति गया और जो पुष्यमित्र जो कि इतने सारे शासकों को हराकर इनको चुनौती देने आए थे उनको कड़ी टक्कर दी और उन्हें परास्त कर दिया। क्या मतलब? युद्ध में उन्हें हरा दिया। तो ऐसा स्कंदगुप्त ये शक्तिशाली शासक बनकर उभरेगा, ऐसा हमें पता चलता है। कहते हैं कि इनकी धार्मिक नीतियां किस प्रकार की थी, कि किस प्रकार की धार्मिक नीतियों का पालन किया था कुमारगुप्त ने। तो ये एक धर्म सहिष्णु व्यक्ति था, अर्थात सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखता था। और इसके साथ साथ पता चलता है कि इसके काल में धर्म से संबंधित दान भी किए गए थे। अब धर्म से संबंधित दान किस प्रकार के? तो इसके लिए आप कह सकते हैं कि मंदिर बनवाने के लिए दान दिया गया, विहार बनवाने के लिए दान दिए गए, चैत्य बनवाने के लिए दान दिए गए, ऐसा हमें पता चलता है। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ये कुमारगुप्त सूर्य, शिव, विष्णु, कार्तिकेय का उपासक था। सूर्य, शिव, विष्णु और कार्तिकेय का उपासक था। परंतु कार्तिकेय इसके इष्ट देव माने जाते हैं। कार्तिकेय इसके इष्ट देव माने जाते हैं। और इस बात की पुष्टि कहां से होती है? इसके कुछ चांदी के सिक्के हमें मिले हैं जिन पर कार्तिकेय की मूर्ति, कार्तिकेय के चित्र का अंकन मिलता है। इससे हमें पता चलता है कि ये कार्तिकेय का उपासक था। कुछ उपाधियां कुमारगुप्त ने धारण की थी, उनके बारे में चर्चा करते हैं। कहते हैं महेंद्र कुमार, श्री महेंद्र सिंह, महेंद्रा दिव्य, ये उपाधियां इनके द्वारा धारण की गई थी। अब हम चर्चा करेंगे प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसका संस्थापक किसे माना जाता है? जिसका संस्थापक कुमारगुप्त को माना जाता है। ये प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय। अब जब नालंदा विश्वविद्यालय आया है तो यहाँ मैं आपको कुछ बातें इससे संबंधित बताना चाहूंगी कि पहला अंतरराष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय कौन था? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय पहला अंतरराष्ट्रीय आवासीय विश्वविद्यालय था, जहां पर लगभग 10,000 विभिन्न देशों के विद्यार्थी, लगभग 10,000 विद्यार्थी एक साथ रहते थे और अध्ययन करते थे, एक साथ रहकर अध्ययन करते थे। और इस नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में किसने कराई थी? कुमारगुप्त के द्वारा कराई गई थी। और ये नालंदा विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया। जब बख्तियार खिलजी जब भारत में प्रवेश किया था तो बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ऐसे हमें प्रमाण इतिहासकारों के द्वारा पता चलते हैं।
आगे हम चर्चा करते हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, इन तथ्यों को इसी प्रकार से याद रखिए, तो देखिए फिर बेनिफिट और ज्यादा हो जाएगा, डबल बेनिफिट आपके पास आएगा और तथ्य आपके दिमाग में बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे। अब हम चर्चा करेंगे स्कंदगुप्त के बारे में कि कुमारगुप्त के बाद स्कंदगुप्त जो कि इसका पुत्र था, ये राजा बना। कहते हैं कि जब पुष्यमित्रों ने आक्रमण किया, उसी आक्रमण के दौरान इसके पिता कुमारगुप्त प्रथम की मृत्यु हो गई थी। 455 ईस्वी में कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई थी। तो जब पिता की मृत्यु हो गई तो ऐसी परिस्थिति में किसी को तो राजा बनना ही है। अब जब राजा इतना शक्तिशाली एक सामने ही है स्कंदगुप्त, तो स्कंदगुप्त राजा बना। स्कंदगुप्त का जो शासन काल था ये 12 वर्षों का तो था, परंतु ये 12 वर्षों का शासन काल बहुत ही उथल पुथल, विद्रोहों और युद्धों से भरा हुआ था। बहुत सारे युद्ध का सामना इसे, आप जैसे ही शासक बना, पुष्यमित्रों के साथ युद्ध हुआ, उसके बाद हुणों का आक्रमण हुआ, तो इस तरह से इसका उथल पुथल का जीवन काल रहा है। तो सिंहासन पर ये स्कंदगुप्त अपने पिता की मृत्यु के बाद बैठा और कहते हैं अपने भाई पुरुगुप्त के साथ भी इसका संघर्ष हुआ। अब ये संघर्ष सत्ता धारण करने के लिए हुआ या इसके पीछे कारण कुछ और था, ये तो बताना मुश्किल है, इतिहासकारों के माध्यम से ये तो पता नहीं चला, परंतु इस बात की पुष्टि होती है कि पुरुगुप्त के साथ में इसका युद्ध हुआ था, इसका एक संघर्ष हुआ था। संघर्षों से भरा हुआ जीवन, उथल पुथल से भरा हुआ जीवन स्कंदगुप्त का था। शासन काल की बात करें तो 455 से 467 ईस्वी तक लगभग 12 वर्षों तक इसने भारत पर शासन किया था। भारत से तात्पर्य जो भी इनका गुप्त साम्राज्य था उस पर आधिपत्य किया था। उपाधियों की बात करें तो क्रमादित्य, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य हमें उपाधि इसके चांदी के सिक्कों पर मिलती है। कहां पर मिलती है? तो विक्रमादित्य की उपाधि हमें इसके चांदी के सिक्कों पर मिलती है। और इसके साथ साथ क्षितिप शतपति, क्षितिप शतपति की उपाधि हमें कहोम अभिलेख से मिलती है। क्षितिप शतपति का अर्थ है 100 राजाओं का स्वामी, इसे 100 राजाओं का स्वामी कहा जाता था। और ये कहोम अभिलेख 461 ईस्वी का अभिलेख है और इस अभिलेख में गुप्तकालीन शांति की अवस्था का वर्णन किया गया है कि उस समय किस प्रकार से शांति, जो विदेशी आक्रमण हुए उसके बाद जो शांति व्याप्त हुई वो कैसी थी, इसका वर्णन इस कहोम अभिलेख में किया गया है। आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि गुप्त काल में जब स्कंदगुप्त का शासन चल रहा था उस समय हूणों का भी आक्रमण हुआ। इसका इनके जो पूर्वज चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हुए उनको शकों का उन्मूलन करता कहा जाता है और वही स्कंदगुप्त को हूणों का उन्मूलन करता कहा जाता है। कहते हैं कि इसके शासन काल में हूणों ने अपनी शक्ति का प्रसार प्रारंभ किया और ये मध्य एशिया से आए थे। ये मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे और इन्होंने फिर जो भयंकर युद्ध किया, आसपास के जो सीमावर्ती क्षेत्र थे उनके राजाओं को परास्त करना प्रारंभ किया। तो कहते हैं श्वेत हूणों की शाखा ऑक्सस घाटी को पार करने के बाद जब फारस पहुंची और उसके बाद भारत में प्रवेश किया, हिंदू कुश को पार करके इन्होंने गंधार पर, गंधार कहां पर पड़ता है? तो पाकिस्तान में पड़ता है, तो गंधार पर इन्होंने आधिपत्य कर लिया। जब आधिपत्य कर लिया उसके बाद ये धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ने लगे और भारत की जो आंतरिक जो क्षेत्र थे उनमें इन्होंने प्रवेश कर लिया। और कहते हैं कि हूणों ने गुप्त साम्राज्य को ललकारा आकर के और इनकी ओर जब ये बढ़कर आए तो इन्होंने चुनौती दी कि हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं और हम तुम्हारे क्षेत्र को विजित करेंगे। परंतु स्कंदगुप्त भी कोई सामान्य शासक नहीं था, पुष्यमित्रों को परास्त कर दिया। तो फिर हूण उसके लिए क्या? स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह से परास्त किया और ऐसा कहते हैं कि स्कंदगुप्त ने जो परास्त किया था उसके बाद हूण गुप्त साम्राज्य से इतना डर गए थे कि 50 वर्षों तक हूणों ने मुड़कर भी गुप्त साम्राज्य की तरफ नहीं देखा। तो ये युद्ध जब हुआ उसका समय काल लगभग 475 से 78 ईस्वी के आसपास का माना जाता है कि ये युद्ध इसी समय हुआ होगा। अब तो कहते हैं कि स्कंदगुप्त का जब शासन काल चल रहा था, जब हूणों का आक्रमण हुआ तो उसका जो सौराष्ट्र का क्षेत्र था ये थोड़ा कमजोर क्षेत्र था। तो उसने स्कंदगुप्त ने ऐसा सोचा कि इस क्षेत्र को थोड़ा सा ताकतवर बनाना चाहिए। इसके लिए इसने वहां पर गोप्ता के पद पर पर्णदत्त को नियुक्त किया ताकि सौराष्ट्र की स्थिति को मजबूत बनाया जा सके। आगे हम पढ़ेंगे
कि सुदर्शन झील का एक बार फिर से जीर्णोद्धार कराया गया। और किसके द्वारा? स्कंदगुप्त के द्वारा सुदर्शन झील के जीर्णोद्धार का हमें पता चलता है। तो सुदर्शन झील पर एक बांध बना हुआ था जिसका पुनः निर्माण स्कंदगुप्त ने कराया था, और ये बांध तूफान और वर्षा से टूट गया था, जर्जर हो गया था। तो इस बांध को बनवाया था। कहते हैं कि पर्णदत्त के पुत्र, पर्णदत्त सौराष्ट्र का गोप था, उसका पुत्र चंद्रपालित ये गिरनार का शासक बताया जाता है। और गिरनार अर्थात काठियावाड़ में ही तो ये सुदर्शन झील थी। तो इस सुदर्शन झील पर इसने एक मजबूत बांध बनवाया, स्कंदगुप्त के शासनकाल में ही बनवाया गया। और कहते हैं कि इस बांध के सफल संपादन, मतलब जब ये पूर्ण रूप से बन गया, पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया, तो उसके बाद उसकी याद में एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया गया था। एक विष्णु मंदिर का निर्माण यहाँ पर कराया गया था। परंतु मैं वर्तमान की स्थिति यदि आपको बताना चाहूं तो ना ही इस झील के कोई अवशेष मिलते हैं, ना ही इस विष्णु मंदिर का हमें कोई भी ज्ञात अभिलेख या साक्ष्य मिलता है कि ये अब कहाँ है। इनकी स्थिति हमें अब नहीं मिलती है, तो ये वर्तमान में स्थित नहीं है जैसा हमें पता चलता है। आगे अगर हम बात करें कि स्कंदगुप्त की धार्मिक नीतियां कैसी थी, तो लगभग गुप्त वंश के सभी शासक जो भी हुए वो धर्म सहिष्णु थे, सभी धर्मों के प्रति सहिष्णु थे। उसके साथ साथ ये वैष्णव धर्म का उपासक अर्थात विष्णु की पूजा करने वाला बताया जाता है कि ये वैष्णव धर्म का उपासक था। इसके साथ साथ ये अपने वंश का अंतिम शक्तिशाली राजा हुआ। इसके बाद जो शासक हुए वो उतने शक्तिशाली, उतने प्रभावशाली नहीं हुए। उन्होंने हालांकि 100 वर्षों तक शासन तो किया, परंतु 467 ईस्वी में स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद इनका जो गौरव था वो उतना प्रभावशाली नहीं रह गया। आगे हम इस पर चर्चा करेंगे कि गुप्त वंश के कौन कौन से और उत्तराधिकारी हुए, इन पर हम चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि स्कंदगुप्त की जब मृत्यु हुई उसके बाद एक बड़ा परिवर्तन हमारे सामने देखने को मिला कि जो राजा हुए वो उतने प्रभावशाली नहीं रह गए थे। उसके बाद भी 100 वर्षों तक लगभग इनका गौरव व्याप्त रहा। चंद्रगुप्त के बाद पुरुगुप्त राजा बना, और इस पुरुगुप्त की उपलब्धियों के बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं मिलती है कि क्या इसने कोई विजय की थी, क्या इसकी मतलब साम्राज्य विस्तार की कोई नीतियां रही या नहीं रही। तो ऐसा हमें कोई जानकारी का स्रोत नहीं मिलता है। पुरुगुप्त के कुछ सिक्के मिले हैं हमें पुरुगुप्त से संबंधित, जिनमें इसे श्री विक्रम और प्रकाशादित्य की संज्ञा दी गई है, अंकित है इस पर श्री विक्रम और प्रकाशादित्य, तो शायद ये इसकी उपाधियां रही होंगी। इसके अलावा पुरुगुप्त के बाद कौन शासक बना, तो नरसिंह गुप्त शासक बना, जो कि पुरुगुप्त का पुत्र था। कौन था? पुरुगुप्त का पुत्र था। और नरसिंह गुप्त की माता वत्स देवी थी। नरसिंह गुप्त की माता वत्स देवी थी, और इसने उपाधि बालादित्य की उपाधि इसने धारण की थी। इसके बाद जो शासक बना वो कुमारगुप्त द्वितीय शासक बना, और ये भी किसका पुत्र था? ये भी पुरुगुप्त का ही पुत्र था, परंतु ये नरसिंह गुप्त का सौतेला भाई था, और इसकी माता का नाम महालक्ष्मी देवी था। अर्थात थे तो दोनों भाई ही, परंतु दोनों की माता अलग अलग थी, पर पिता एक ही थे। तो ये इसके बाद राजा बना। अब कहते हैं कि यदि यह कुमारगुप्त सारनाथ लेक का कुमारगुप्त है तो यह 473 ईस्वी में पृथ्वी का रक्षक था। तो इसके बारे में कहा जाता है कि इसने पृथ्वी की रक्षा की। एक कुमारगुप्त का वर्णन सारनाथ के लेख में किया गया है। यदि ये कुमारगुप्त यही है, और इनका शासन काल भी लगभग 473 उसी के आसपास का माना जाता है, तो ये कहा जाता है कि शायद ये कुमारगुप्त वही है जिसका वर्णन सारनाथ के लेख में किया गया है। सारनाथ का एक दूसरा अभिलेख हुआ जिस पर बुद्धगुप्त का हमें वर्णन मिलता है, और इस बुद्धगुप्त ने 476 से 77 ईस्वी में कहते हैं ये शासक बना। बुद्धगुप्त ये शासक बना, और ये बुद्धगुप्त किसका पुत्र था? कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था, कुमारगुप्त द्वितीय का पुत्र मत समझिएगा, ये कुमारगुप्त प्रथम का पुत्र था। और इसके शिलालेख, जो इसके अभिलेख है जिसके बारे में हमें जानकारी के जो स्रोत थे, तो इसके जो अभिलेख थे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। इनके बाद कौन राजा हुआ? भानुगुप्त इसके बाद राजा बना, और इसने लगभग 495 से 510 ईस्वी तक शासन किया। पाश्चात्यकालीन सिक्कों से विष्णुगुप्त चंद्रादित्य का नाम हमें मिलता है, और यही इस वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है कि इस वंश का अंतिम शासक
विष्णुगुप्त चंद्रादित्य रहा होगा। नालंदा से प्राप्त एक मुहर से भी विष्णुगुप्त का नाम हमें पता चलता है। ये नालंदा विश्वविद्यालय की जब इसकी खुदाई की गई, जब कुछ साक्ष्य नालंदा विश्वविद्यालय के मिले, तो वहां जो मुहर मिली उन पर विष्णुगुप्त का नाम हमें मिलता है। अब गुप्त साम्राज्य, जो इतना बड़ा साम्राज्य था, इतने वर्षों तक जिसने शासन किया, उसके पतन का क्या कारण रहा, क्यों इतने बड़े साम्राज्य का पतन हो गया, उस पर अब हम चर्चा करेंगे। तो कहते हैं कि अयोग्य और कमजोर उत्तराधिकारी इस वंश के रहे, कि उनका कुछ प्रभाव नहीं था, प्रभावशाली शासक नहीं थे, अयोग्य थे और कमजोर हो चुके थे, उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। जो आसपास के क्षेत्र के लोग थे, उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, कुछ ने उनके साम्राज्य पर अधिकार स्थापित कर लिया। ऐसी परिस्थिति में क्या हुआ कि शासन इनके हाथ से निकलने लगा और ये प्रशासन को संभाल न सके और हूणों के आक्रमण का सामना भी नहीं कर सके। हूणों ने एक बार फिर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त के 50 वर्षों के जो इतना 50 वर्षों के तक उन्होंने मुड़कर नहीं देखा, परंतु जब उन्होंने देखा कि शक्ति क्षीण हो चुकी है, तो उन्होंने भी फिर से आक्रमण किया और इस आक्रमण का सामना ये नहीं कर सके। कहते हैं शासन व्यवस्था संघात्मक रूप की थी। कैसी संघात्मक रूप की थी? अर्थात सामंती व्यवस्था थी। सामंत को शक्तियां ज्यादा दे दी गई। जब सामंत के हाथ में सारी शक्तियां ज्यादातर उन्हीं के हाथ में आएंगी, तो फिर वो अपना आधिपत्य जमाने का प्रयास करेंगे ही। तो सामंती व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। ऐसी परिस्थिति में गुप्त वंश का पतन तो निश्चित हो गया। उच्च पदों पर वंशानुक्रम का पालन। अब उच्च पदों पर वंशानुक्रम कर दिया गया कि जितने भी पद होंगे कि उनका बेटा, फिर उनके बाद उनका बेटा शासन करेगा। अगर कोई सेनाधिकारी है तो उसके बाद उसका बेटा ही सेनाधिकारी बनेगा। ये जो प्रवृत्ति थी, इसने शासन को खराब कर दिया। ऐसी परिस्थिति में जब वंशानुक्रम आता है, जहां भी वंशानुक्रम की स्थिति होती है, वहां पर आधिपत्य निरंकुश रूप से हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में फिर शासन खराब होने लगता है। कहते हैं कि प्रांतीय शासकों के अधिकार बहुत अधिक थे। प्रांतीय जो शासक थे, उन्हें अधिकार ज्यादा दे दिए गए। ऐसे ऐसे अवसर का उन्होंने लाभ उठाकर स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। बाह्य आक्रमण, जो विदेशी आक्रमण हुए, फिर से एक बार हूणों ने ही आक्रमण किया, जिनका ये सामना नहीं कर पाए। तो बाह्य आक्रमण भी इनके पतन का कारण बताए जाते हैं। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म का प्रभाव, उत्तराधिकारियों द्वारा बौद्ध धर्म का पालन चरमोत्कर्ष पर किया गया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, बौद्ध विहार बनवाए, चैत्य विहारों के निर्माण पे अपना धन खर्च किया। तो धन का जो राज खजाना, मतलब जो भी राज खजाना बोला जाता है, वो भी खाली होता गया। और धीरे धीरे क्या हुआ कि परिस्थिति ऐसी बन गई कि एक दिन खजाना खाली होता गया, चैत्य विहार बनते गए। लोग तो जो भी थे, शासक थे, वो बौद्ध धर्म को अपनाकर बैठे हुए थे। और बौद्ध धर्म मतलब हिंसा तो करेंगे नहीं, युद्ध तो लड़ नहीं सकते, वहीं धम्म का पालन कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जो आक्रमण होंगे, उनसे प्रजा की रक्षा कौन करेगा? तो फिर धीरे धीरे इनकी शक्ति इसी कारण समाप्त होती गई। और फिर क्या कहते हैं कि युद्ध प्रियता भी इनके अंदर समाप्त हो गई, कि इन्हें युद्ध अच्छे नहीं लगते थे, तो युद्ध प्रियता भी समाप्त हो गई। ऐसी परिस्थिति में जो बाहरी शक्तियां थी, उन्होंने इसका लाभ उठाकर इनके क्षेत्र पर अधिकार स्थापित कर लिया और धीरे धीरे इनका पतन होता चला गया। तो ये था गुप्त साम्राज्य, जिस पर हमने चर्चा की। आज हमने गुप्त वंश को समाप्त किया है, परंतु अभी गुप्त वंश से संबंधित प्रशासनिक स्थिति, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति, कला एवं स्थापत्य, इन पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि गुप्त काल को कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस स्वर्ण युग के बारे में हम कल चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरी स्टडी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। आप मेरा साथ देंगे तो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के ही लिए बेहतर होता जाएगा। तो आप मेरा साथ बराबर देते रहें और मेरे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।